हम लोग आज देख रहे हैं 17 जून का द हिंदू। फर्स्ट न्यूज़ क्या है इसकी? भारत का व्यापार घाटा कम हुआ है। कितना हो गया है व्यापार घाटा घट के? 6.6 बिलियन, और ये डॉलर में है, और ये है मई के महीने का। हमें यहाँ डेटा नहीं याद रखना है। वंस अगेन हमारा फोकस ये होना चाहिए व्यापार घाटा होता है क्या है। इसके आंकड़े हर महीने आते हैं। तो ये डेटा पब्लिश कौन किया है, प्रकाशन किसने किया है, जारी किसने किया है? तो वाणिज्य मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। पहले हम व्यापार समझते हैं, फिर व्यापार घाटा समझ पाएंगे। तो व्यापार क्या होता है? ट्रेड। ट्रेड में दोनों ही चीज़ें शामिल होती हैं। कौन कौन सी? आयात और निर्यात। इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। एक्स मतलब बाहर जाना, और इम्पोर्ट अंदर आना। तो आयात का मतलब क्या होता है? जब हम वस्तुएं मंगाते हैं। निर्यात का मतलब जब हम वस्तुएं भेजते हैं, उसको बोलते हैं निर्यात। वस्तुएं भेजना, सेवाएं भेजना, जो भी है। अब यहाँ कहाँ से भेजते हैं, कहाँ से मंगाते हैं? व्यापार ये हम चर्चा कर रहे हैं, ये व्यापार की चर्चा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात हो रही है। कौन सा व्यापार? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब ये देखिए, ये है भारत। भारत में ये है, हमने बनाई भारत की सीमा। तो भारत से वस्तुएं बाहर जा रही हैं। ये क्या है? मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु मान लीजिए, ये वस्तु है कोई, ठीक है, पार्ले ही मान लो, बिस्किट है। तो ये बाहर जा रही हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? निर्यात है। बाहर भेजा गया, बाहर किसी देश में, मान लीजिए अमेरिका जाएंगी, तो ये अमेरिका में बेचा जाएगा। किसी भी देश जाए, भारत को छोड़कर कहीं भी भेज रहे हैं, निर्यात है। बाहर से वस्तुएं जब देश में आ रही हैं, तो इसको बोलते हैं आयात। ये आयात और निर्यात आप लोग समझ गए। आगे समझते हैं। जब आप वस्तुएं मंगाएंगे किसी के यहाँ से, तो उस वस्तु का पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होता है? भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान करना पड़ता है मतलब पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि सामान हमने मंगाया है उस देश से। और जब हम वस्तुएं किसी देश को निर्यात करते हैं, भेजते हैं, तो हमें पैसे प्राप्त होते हैं। जो वस्तुएं भेजी हैं उसके बदले में हमें पैसे प्राप्त होंगे, क्योंकि फ्री में तो कोई भेजेगा नहीं। दो चीज़ें हो गई। अब इसको हम कंक्लूड करते हैं। जैसे जब हमने वस्तुओं का आयात किया, तो हमने पैसों का भुगतान किया। जब भुगतान करेंगे तो हमारे देश से पैसा क्या होगा? बाहर जाएगा। तो ये होगा माइनस में। मान लीजिए कि 100 रुपये का हमने भुगतान किया, ठीक, और हमने जो निर्यात किया, उससे वस्तुएं भेजी, उसके बदले हमें जो पैसा मिला, वो कितना मिला? 200 रुपये। अब आपका घाटा रहा कि मुनाफा रहा? आप अकेले व्यक्ति, मान लीजिए पूरे भारत में आप अकेले हैं, पूरे भारत में आप अकेले ही मान लीजिए, ठीक है। तो 200 रुपये का आपने सामान भेजा, 100 रुपये का मंगाया, तो फ़ायदा हुआ कि नुकसान?
100 रुपये का फ़ायदा। तो इसको हम बोलते हैं व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन बराबर क्या होता है? निर्यात माइनस आयात। कितने का निर्यात किया, कितने का आयात किया, वही कर लिख देना है। फार्मूला क्या है? निर्यात हमने 200 रुपये का किया, आयात किया 100 रुपये का, तो 100 रुपये का हमारा फ़ायदा, 100 रुपये हमारे बचे हमारे पास देश में। तो व्यापार संतुलन क्या हुआ? प्लस में है ये। तो इसको बोलते हैं, जब प्लस में होता है तो बोलते हैं व्यापार संतुलन क्या है? हमारे पक्ष में है। हमारे पक्ष का मतलब भारत के पक्ष में है, या भारत के पक्ष में। यह कहते हैं व्यापार संतुलन क्या है? सकारात्मक है। या कहते हैं कि व्यापार क्या है? अधिशेष है। ये शब्द एक ही बात को द्योतक कर रहे हैं। अब देखिए ये सूत्र है व्यापार संतुलन का, निर्यात माइनस आयात। ये हमने व्यापार संतुलन का एक एग्जाम्पल लेके आपको पढ़ाया। इसकी 3 कंडीशंस हो सकती हैं। एक हो सकता है जब हमारा निर्यात ज़्यादा हो आयात से, जैसे कि ये केस हमने पढ़ा था। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि निर्यात बराबर हो आयात की। और तीसरी कंडीशन हो सकती है निर्यात कम हो आयात से, क्योंकि हम तो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में तो सब जायज़ है। अब ये कंडीशन, जैसे 200 रुपये का निर्यात किया और आयात किया 150 का, यहाँ 200 का निर्यात किया, 200 का आयात किया, यहाँ 400 का मान लीजिए निर्यात किया, 500 का आयात किया। अब कंडीशन क्या बनेगी? वो सूत्र आप लगाएंगे, निर्यात माइनस आयात। तो 200 में से 150 गया, 50। यहाँ 200 में से 200 गया 0। यहाँ निर्यात में से आयात घटाएंगे तो माइनस 100 रुपये। अब इनका मतलब ये हुआ, जब ऐसी स्थिति होगी जब निर्यात ज़्यादा होगा और आयात कम होगा, तो कहते हैं व्यापार क्या है? यह है व्यापार अधिशेष, जो हमने ऊपर भी पढ़ा। या व्यापार क्या है? सकारात्मक है। या व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में है। जब ऐसी स्थिति होती है तो कहा जाता है व्यापार संतुलन है, संतुलित की अवस्था। व्यापार संतुलित है, न 1 रुपये ज़्यादा न 1 रुपये कम, जितना निर्यात करते हैं उतना ही आयात कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन क्या है? हम जितना आयात करते हैं उतने का ही निर्यात कर देते हैं, इसी को बोलते हैं आयात को प्रतिस्थापित करना। आयात को प्रतिस्थापित कैसे करेंगे? निर्यात से, तो उतना ही निर्यात हम कर देते हैं। और ये वाली स्थिति होती है, निर्यात जब आयात से कम हो तो कहते हैं व्यापार घाटे की स्थिति में है। या व्यापार संतुलन क्या है? नकारात्मक है। या कहते हैं व्यापार जो संतुलन है भारत के पक्ष में नहीं है, या भारत के विरुद्ध है, कभी कभी बोला जाता है भारत के खिलाफ है, अगेंस्ट में है। ये 3 चीज़ें होती हैं। और भारत की स्थिति कहाँ पर है? अधिशेष में नहीं है, हम यहाँ पर हैं।
इस समय की स्थिति भारत क्या है, भारत का व्यापार संतुलन नकारात्मक है, घाटे में है। इसका जब कोई कहता है कि भारत का व्यापार संतुलन घाटे में है, आपको तुरंत यह बता देना है, समझ लेना है कि हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं। मतलब हम देश में जो उपभोग करते हैं उसमें बाहर से मंगा कर उपभोग ज़्यादा कर रहे हैं और बाहर में भेज कम पा रहे हैं। ये है इसका मतलब पूरा। अभी जो न्यूज़ आई है उसमें हुआ कि व्यापार घाटा तो है लेकिन घाटा कम हुआ है। अब यहाँ से आपको समझना शुरू करना है, एनालिसिस। ये तो हो गया सैद्धांतिक पक्ष, व्यापार घाटा कम हुआ है। इसको कैसे समझेंगे, कम कैसे होगा? व्यापार घाटा इक्वल टू होता है निर्यात माइनस आयात। अगर हमें व्यापार घाटा कम करना है तो दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि निर्यात को क्या करें, बढ़ा दें। दूसरा तरीका हो सकता है कि आयात को घटाएं। तो ये जो भारत का व्यापार घाटा कम हुआ है और कम होकर कितना हो गया, 6.6 बिलियन। आपको अमाउंट नहीं याद रखनी है, रीजन समझना है यहाँ पे। तो कम क्यों हुआ है? हम सबसे अधिक आयात क्या करते हैं, भारत सबसे अधिक आयात करता है पेट्रोलियम, कच्चा तेल। और कच्चा तेल हम आयात करते हैं क्योंकि हमारी ज़रूरत है, लगभग 80% हम अपनी ज़रूरत का आयात करते हैं, ठीक है। और सबसे अधिक बिल हम इसी में भरते हैं, सबसे अधिक पैसा हमारा विदेशों में जाता है, इसी से पैसा खर्चा हमारा इसी में सबसे ज़्यादा है। तो खर्चा इसी में ज़्यादा था तो इसका मूल्य हो गया था कम, कच्चा तेल का मूल्य कम हो गया तो हमारा आयात कम हो गया। तो जब आयात कम होगा तो व्यापार घाटा क्या होगा, कम होगा। एक प्लस यहाँ पर हमारा जो निर्यात है वो बढ़ गया है, लेकिन कौन से सेक्टर का बढ़ा है, नॉन पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को छोड़कर जो हम निर्यात करते हैं उसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो इन दोनों ने मिलकर इसको कम कर दिया है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो एग्जाम्पल में समझिए। जैसे हमारा 100 रुपये का निर्यात था और 150 का आयात था, तो 50 रुपये का घाटा। हमने क्या किया कि निर्यात को बढ़ा दिया, 110 रुपये कर दिया और ये भी 150 से घट के 140 रुपये आ गया। तो अब हमारा कितना होगा, घाटा घट के कितना हो गया, 30। तो ये ऐसे हुआ, इसको आपको समझना। कई तरीके से पूछा जाता है, मेंस में भी आता ही है, क्योंकि वो सैद्धांतिक पक्ष है, वो याद होना है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। और ये व्यवहारिक पक्ष है जो आपको पता होना चाहिए कि क्या स्थिति है। नेक्स्ट, WPI मुद्रास्फीति में कमी आई हुई। मुद्रास्फीति लिखिएगा, %0.39%। ये मई की है, हर महीने आंकड़े आते हैं इसके भी। तो मुद्रास्फीति पहले समझेंगे क्या होता है। हमने अभी कल या परसों CPA पढ़ा था तो उसमें समझा था। वंस अगेन, मुद्रास्फीति क्या होती है, वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य में होने वाली वृद्धि। मूल्य में होने वाली वृद्धि को ही कहते हैं मुद्रास्फीति। जैसे पिछले साल कोई वस्तु मई में उसकी कीमत 100 रुपये थी पिछले साल, और इस वर्ष मई में उसकी कीमत हो गई 120 रुपये। तो कितनी महंगी हो गई, 20 रुपये।
यही है मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति ये हो गई। मुद्रास्फीति को नापना होता है, मापना। इसके दो तरीके भारत ने अपनाए हुए हैं, दो हैं। एक कौन सा है, CPI, और दूसरा है WPI। इसकी चर्चा हमने पिछली द हिंदू में कल या परसों किया होगा, तो ये आप लोग वहाँ देख लेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये होती है खुदरा। पहले तो इसका फुल फॉर्म बता देते हैं क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये मुद्रास्फीति नापता है, लेकिन किस स्तर पर, उपभोक्ता के स्तर पर। उपभोक्ता के स्तर पर वस्तुओं के मूल्यों में जो परिवर्तन होता है वो नापता है। नापना वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन को ही है, लेकिन उपभोक्ता के स्तर पर नापता है। ठीक। और एक बात और, इसमें वस्तुओं के मूल्य भी शामिल हैं और सेवाएं, दोनों ही महंगाई नापता है, वस्तुओं की और सेवाओं की। वहीं अब WPI जिसका हम आज चर्चा करने वाले हैं, ये इसका फुल फॉर्म है होल सेल प्राइस इंडेक्स। मतलब होल सेल को बोलते हैं थोक। ये क्या नापता है, नापता तो मुद्रास्फीति है, कौन से स्तर पर नापता है हमें सिर्फ ये देखना है। ये थोक स्तर पर नापता है। जैसे जो थोक व्यापारी होते हैं, तो थोक व्यापारी जहाँ सामान खरीदते हैं, थोक में आता है उनके पास, तो वहाँ पर जो वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन हो रहा है वो नापता है, थोक स्तर पर नापता है या मापता है। और ये किस स्तर पर नापता है, उपभोक्ता के स्तर पर। ये क्या होता है, जब आप जाके सामान खरीदते हैं, जैसे हम लोग जो उपभोग करते हैं, मान लीजिए आप चाय खरीदते हैं, तो चाय आप पड़ोस की दुकान से जो खरीदते हैं, उस पर जो आप पेमेंट करते हैं उस स्तर पर कितनी महंगाई है। क्योंकि ये रिटेलर होता है, जो आपको बेच रहा है वो क्या है, रिटेलर है। रिटेलर कहाँ सामान लाता है, होलसेल से सामान लाता है, होलसेल से। तो यहाँ पर जो रिटेलर आपके पड़ोसी बैठे हुए गुप्ता जी वहाँ से लाते हैं, तो वहाँ जो महंगाई आई, और होलसेल के स्तर पर जो महंगाई आई, यहाँ पर जब सामान आता है तो क्या था, तो यहाँ पर नापते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स से। इस स्तर पर नापना हो तो CPI से नापते हैं। क्लियर। होलसेल से जो प्राइस, होलसेल स्तर पर जो नापा जाता है मुद्रास्फीति, उसको क्या बोलते हैं, इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती हैं। ये आपको नोट रखना है, सेवाएं शामिल नहीं होती हैं, केवल वस्तुएं होती हैं इसमें। ठीक। तो ये तो हो गया। और इसका बेस ईयर होता है 2012। आंकड़े कौन जारी करता है, जारी तो वही करता है, मॉस्पी। RBI इसका प्रयोग करता है मुद्रास्फीति के लिए, वो उसमें मौद्रिक नीति के लिए। ठीक। तो इसके आंकड़े जारी हुए हैं। अब इसमें जो डिप आया है वो क्यों आया, फिर वंस अगेन एनालिसिस। हम WPI पढ़ रहे हैं, तो मुद्रास्फीति के नापने के दो तरीके हैं। मुद्रास्फीति को महंगाई भी कहते हैं। तो WPI या होलसेल प्राइस इंडेक्स में कमी आई है। इसका मतलब क्या हुआ, थोक स्तर पर वस्तुओं के मूल्य में कमी आई है। मतलब वस्तुएं क्या हुई हैं, सस्ती हुई हैं। WPI कम हुआ, इसका मतलब वस्तुओं के मूल्य में कमी आई है।
जो कीमतों में वृद्धि हो रही थी वो उतनी नहीं हुई है, कम हुई है वृद्धि। ऐसे 100 से मान लीजिए किसी का प्राइस पहले 110 बढ़ता था तो अब हुआ 100 से सिर्फ 101 हुआ है। यहाँ तो 0.39 है, तो 100 से 100.39 हुआ है, परसेंटेज में है ना, इसलिए। ठीक, कारण क्या है इसके मूल्य में कमी के? देखिए, इसमें होती हैं जो वस्तुएं कई प्रकार की होती हैं। पहली होती है जैसे कि फूड जो होते हैं, खाद्यान्न वस्तुएं। आपको पता खाद्यान्न सामान जो होता है, जैसे आप आलू, सब्जी, टमाटर, दाल, चावल, धनिया, ये सब चीज़ें खाद्यान्न सामान हैं और इनके प्राइस में आई है कमी। बहुत कीमत में कमी आई है बहुत तेज़ी से। इस वजह से WPI क्या हुआ है, कम हो गया है। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो खाद्यान्न की कीमतें होती हैं बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, प्राइस सेंसिटिव होती हैं। मतलब ये कि इनमें बहुत जल्दी से उतार और चढ़ाव होता है, इनके प्राइस बहुत तेज़ी से घटते और बढ़ते हैं। तो इनकी कीमतों में कमी की वजह से मुद्रास्फीति कम हुई है। दूसरा रीज़न है जो ईंधन की कीमतें हैं मई के महीने में वो भी कम हुई हैं, इस वजह से कमी आई है। अब यहाँ पर जो खाद्यान्न वाला है इसमें एक विशेष ट्रेंड क्या है, यहाँ की जो कीमतें थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई। जैसे 100 थी पिछले महीने तो इस महीने 98 ही बची है, स्थिति ये हो गई है। तो मूल्यों में कमी हुई है। आज जब मूल्यों में कमी होती है तो इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। ठीक, ये हमने समझा दिया आपको। एक चीज़ आपको यहाँ टू बी वेरी क्लियर समझनी है, जो आपने मुद्रास्फीति समझी, मुद्रास्फीति को महंगाई कहते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा को हम थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। और हम वृद्धि घटोतरी नहीं कर रहे हैं, वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन पिछले वर्ष की तुलना में। तो जब परिवर्तन की बात करते हैं तो उसमें घटोतरी और बढ़ोतरी दोनों शामिल होती हैं। तो मूल्य में जो परिवर्तन हुआ वह परिवर्तन अगर पॉजिटिव में हुआ, परिवर्तन निगेटिव में भी हो सकता है, परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है और परिवर्तन नकारात्मक भी हो सकता है। मतलब ये कि पिछले साल 100 था तो बढ़कर 110 भी हो सकता है, और पिछले साल अगर 100 था तो इस साल मई के महीने में यह 95 भी हो सकता है। संभावनाएं तो दोनों होती हैं। हम पिछले साल की बात क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पर हर महीने से महीने की कंपेरिजन करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। मतलब जैसे मई का हम देख रहे हैं तो मई 2025 मई 2024 और उसकी तुलना में मई 2025 में क्या स्थिति होगी। ठीक, अब देखिए जब 100 से 110 रुपये हो गया तो इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। इंग्लिश में इन्फ्लेशन। और जब 100 से 95 होता है तो इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन हिंदी इसका शायद अस्फीति है, हिंदी आप लोग पर चेक कर लीजिएगा। तो ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है। यहाँ क्या हुआ, मूल्य में संकुचन हुआ, वस्तुओं के मूल्यों में संकुचन है, कंट्रैक्शन है। तो यही हुआ है, अभी हम चर्चा कर रहे थे ऊपर
जो फूड प्राइसेस थे उसमें डिफ्लेशन हुआ है, जिसकी वजह से WPI बहुत कम हो गई है। तो ये अंदर की बात समझिए। कारण क्या है, देखिए फूड इन्फ्लेशन, फिर से मैं बताता हूँ वंस अगेन। जो फूड इन्फ्लेशन है भारत में, मुद्रास्फीति, खाद्य मुद्रास्फीति हाई रहती है। ये मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा? 2024 का पेपर GS 3rd। क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा गया है कि भारत में खाद्य मुद्रास्फीति लगातार उच्च बनी रहती है, इसको रोकने में मौद्रिक नीति कहाँ तक प्रभावी हो सकती है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए हैं G7 की बैठक में, और G7 की बैठक कहाँ हो रही है? कनाडा के अल्बर्टा में। अल्बर्टा करिएगा, आधा ला है। इसी क्रम में ये जा ही रहे थे तो वहाँ रास्ते में एक उन्होंने स्टॉपेज लिया है साइप्रस में, जिसकी राजधानी निकोशिया है। यहाँ पर मोदी जी को, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, इनको सम्मान दिया गया है, और उस सम्मान का नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ कैरियोस। ये सम्मान दिया गया है उन्हें। नेक्स्ट, सिपकिला दर्रा का महत्व पूछा गया है, उसमें टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में आया हुआ है। देखते हैं क्या है। पहले तो आपको दर्रा के बारे में पता होना चाहिए कि है क्या। जैसे ये एक पहाड़ है और ये एक पहाड़ है, और इसके बीच ये जगह बनी हुई है। ये काफ़ी ऊंचा पहाड़ सोच लीजिए, तो इसके बीच से जो रास्ता गुजर रहा है, इसी को बोलते हैं दर्रा। दो पर्वतों के बीच खाली स्थान जो होता है उसको दर्रा कहते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल में देखते हैं, ये मान लीजिए ऊंचे पहाड़ हो गए, ये बीच में रास्ता है, तो ये दर्रा कहलाता है। वैसे ही दर्रा है सिपकिला। ये दर्रा कहाँ पर है? तो दर्रा, सिपकिला दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में। और ये जो दर्रा है मोटरेबल दर्रा है, मतलब गाड़ी वगैरह जा सकती है, मोटरेबल पास है। और इसी दर्रे से सतलज नदी बहती है। कौन सी नदी? सतलुज नदी इसी दर्रे से होकर भारत में आती है। और सतलुज नदी निकलती कहाँ से है? एक झील है राकस ताल, ये कहाँ है? मानसरोवर झील के पास में है। वहाँ से निकलती है और सतलज नदी इसी के सहारे भारत में प्रवेश करती है। अब इस दर्रे को खोल दिया गया है, अभी तक क्या था? बंद था। तो दर्रे को खोल दिया गया है इन द सेंस यहाँ पर यात्रा वगैरह के लिए आप जा सकते हैं दर्रे में। अब देखिए दर्रे के बारे में ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव क्या है इसका।
ये आपका हिमाचल प्रदेश होगा, यहीं पर ये होगा दर्रा, इधर आपका चीन है या तिब्बत। तो यह दर्रा क्या करता है, जोड़ता है किसको किसको, भारत और चीन को। तो ये पहले हमेशा से ये दर्रा रहा है, तो भारत और चीन को जोड़ता था। तो इस दर्रे के माध्यम से होता था व्यापार, दोनों देशों के बीच व्यापार होता था और यह सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करता था। तो हमारे यहाँ से सामान वहाँ जाता था, वहाँ से हमारे सामान हमारे यहाँ आता था, ठीक। लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, इसको बंद किया गया कई रीजन से। तो आपको याद रखना, जैसे 1962 का जब वार हुआ था चीन के साथ, उस समय बंद कर दिया गया। तो जब भी चीन के साथ हमारा तनाव होता है तो हम ऐसे स्टेप्स लेते हैं। इसके अलावा जैसे डोकलाम विवाद जब हुआ तो बंद हुआ, कोरोना के समय भी हमने बंद कर दिया था। तो अब हमने फिर से चालू किया है, ठीक है। जो चालू किया गया है उसमें क्या है, परमिट सिस्टम था अभी तक, अब चालू तो कर दिया गया है, अभी तक था परमिट सिस्टम। मतलब सिपकीला दर्रा अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो आपको परमिट लेना पड़ता था, तो ये ख़त्म कर दिया गया है। तो क्या सिस्टम है, आप आधार कार्ड ले जाइए और घूम के आ जाइए। अब इन सब चीज़ों से क्या होगा, वहाँ पर पर्यटन बढ़ेगा, मेन केंद्र है क्या। और जब पर्यटन बढ़ता है किसी क्षेत्र का तो क्या होता है, आप जब घूमने जाएंगे तो वहाँ के लोगों को मिलेगा रोजगार। क्यों, क्योंकि वो आपको घुमाएंगे, और आप जब घूमने जाएंगे तो वहाँ के होटलों में रुकेंगे, तो होटल में भी वृद्धि होगी, यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनको फिर से रोजगार मिलेगा। और होटल को साफ साफ लिखने से बेहतर है, इसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। तो इससे क्या होता है, रोजगार के अवसर सृजित होंगे उनके लिए। और जब कहीं पर रोजगार के अवसर सृजित होते हैं तो वहाँ के युवाओं को रोजगार मिलता है, और जब युवाओं को रोजगार मिलता है तो उनकी आय बढ़ती है, क्योंकि पैसा भी तो मिलेगा। और जब उनको आय मिलेगी तो उस क्षेत्र का क्या होगा, विकास भी होगा। अब पर्यटन जब आएगा तो पर्यटन का अवसंरचना का विकास भी तो किया जाएगा, वहाँ पर रोड, सड़कें, बिजली। तो ये सब लाभ किसको मिलेगा, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वहाँ जो रह रहे हैं। तो किसी भी क्षेत्र के लिए रोजगार बहुत ज़रूरी होता है, तो वहाँ पर पर्यटन के अवसर हैं, इसलिए पर्यटन अच्छा है। अच्छा, वहाँ पर व्यापार तो इस समय ज़्यादा नहीं होता है, लोग भी अभी उतने नहीं जा रहे हैं, तो लेकिन लोगों में खुशी की लहर है। कारण मतलब एक और अवसर उन्होंने भी देखा। क्या अवसर है, उनका मानना है, क्या आपने देखा कि वहाँ से गुजरती है कौन सी नदी, सतलुज। सतलुज नदी कहाँ से आती है, राकसताल से। राकसताल कहाँ है, तिब्बत में, मानसरोवर झील के पास। अब आपको याद होगा मानसरोवर यात्रा, अब इन लोग ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि जो मानसरोवर यात्रा है, अगर दिल्ली से हिमाचल प्रदेश फिर मानसरोवर अगर जाएं, ये रास्ता अगर खुल जाए, शिमला जो रूट है सिपकीला वाला, तो कम से कम 15 दिन की बचत होगी यात्रा में, समय की बचत होगी। और जब मानसरोवर लोग यहाँ से गुजरेंगे तो क्या होगा, रिलीजियस टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म बढ़ेगा, लेकिन कौन सा, धार्मिक पर्यटन। और चूँकि जानते हैं बाहर से बहुत से लोग जाते हैं, बड़ी संख्या में जाते हैं, तो फिर यही बात आ जाएगी जो ये है। लेकिन अभी यहाँ से अनुमति नहीं दी गई है जाने के लिए, तो इसलिए वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने वो रिक्वेस्ट की है संघ सरकार से कि वो ये वाला रूट खोले यात्रियों के लिए, तो उनको लाभ होगा
और धार्मिक पर्यटन से बहुत सी रोजगार सृजन होता है, बहुत सा लाभ होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो होता है, तो ये सारे उसको लाभ होंगे आयात और निर्यात से। तो ये पूरा आपने समझ लिया कि क्या है। लास्ट टॉपिक क्या है? सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। हिंदी आप लोग देख लेंगे। जैसे नागरिक उत्तरदायित्व नाभिकीय दुर्घटना अधिनियम 2010, तो 2010 में पारित किया गया था। उद्देश्य क्या था इस अधिनियम का? नाम में ही लिखा हुआ है, नाभिकीय दुर्घटना से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति का फ्रेमवर्क प्रदान करता है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है प्रोसीजर है उसमें कि अगर कोई नाभिकीय दुर्घटना होती है, नाभिकीय दुर्घटना मतलब इसका सीधा सा मतलब ये है नाभिकीय रिएक्टर जो हमारे भारत में है वहाँ पर नाभिकीय दुर्घटना का मतलब हुआ नाभिकीय जो रिएक्टर हैं हमारे यहाँ, इस समय कितने रिएक्टर हैं? 22। यहाँ कोई दुर्घटना अगर घटती है, लीकेज हो जाता है रेडिएशन का, तो जो लोगों को नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति कौन देगा, कितनी देगा, ये इसमें तय किया गया है। अभी जैसे कि आपको याद होगा चेरनोबिल दुर्घटना हुई थी 1986 की है, रूस में हुई थी। उस समय का जो सोवियत रूस था, सोवियत संघ था, वहाँ पर। इस समय कहाँ है ये चेरनोबिल? यूक्रेन में है। अभी जापान में फुकुशिमा दुर्घटना हुई, तो इससे क्या होता है, बड़ी पैमाने पर लोगों को नुकसान होता है रेडिएशन से। जेनेटिक चेंजेज आ जाते हैं, जो वहाँ से रेडिएशन निकलता है, विकिरण निकलता है। तो दुर्घटना हुई, आसपास के लोग जो होंगे वहाँ पर रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, उनको नुकसान होगा, तो उसकी क्षतिपूर्ति कितनी देंगे, कौन देंगे, ये होता है। अब इसको तय करने से पहले इसमें आप पक्ष देख लीजिए, कितने पक्ष हैं इसमें। एक तो आपके पक्ष है सरकार, जो इनको रेगुलेट करती है। दूसरा होगा जो नाभिकीय रिएक्टर को चला रहा होगा, वो ऑपरेटर बोलते हैं, रिएक्टर का ऑपरेटर। ठीक। तीसरा होगा इसमें जो जनता है, जो आसपास लोग रह रहे हैं, इसके आसपास पर्यावरण, रिएक्टर को सप्लाई करने वाला सप्लायर, जो इक्विपमेंट उसमें लगे हैं उसको सप्लाई करने वाला जो सप्लायर है, ये हैं इसके पक्ष। और ये सब जुड़े हैं इसी एक्ट से, इसमें तय किया गया चीज़ें। देखिए, जब रिएक्टर में दुर्घटना होगी तो जनता होगी प्रभावित। तो इसमें ये तय किया गया है कि कोई भी दुर्घटना होती है, दुर्घटना की जिम्मेदारी तय की गई है किसकी होगी? तो दुर्घटना की जिम्मेदारी होगी रिएक्टर के ऑपरेटर की, जो भी नाभिकीय रिएक्टर को ऑपरेट कर रहा होगा, पूरी जिम्मेदारी होगी इसकी। भले ही फॉल्ट किसी का हो, इसको बोलते हैं नो फॉल्ट लायबिलिटी। इसका मतलब भले ही गलती इससे हुई हो या ना हो, गलती किसी की भी हो, भुगतान यही करेंगे ऑपरेटर।
अब ऑपरेटर की जिम्मेदारी होगी। तो इसके लिए ऑपरेटर को इंश्योरेंस करा के देना होगा, इंश्योरेंस करवाना होगा, या सरकार को फाइनेंशियल की गारंटी देनी होगी। कितने का? 1500 करोड़ का भुगतान। ये लिमिट फिक्स की गई है, मैक्सिमम लिमिट। मतलब इतना भुगतान कंपनी को करना होगा, मैक्सिमम है का। ये भुगतान मतलब क्षतिपूर्ति, इतनी अधिकतम क्षतिपूर्ति कंपनी को देनी होगी। अगर क्षतिपूर्ति की रकम इससे ज़्यादा आ जाती है, रकम बढ़ गई इससे, तो उसकी रकम का भुगतान भारत सरकार करेगी, अगर ज़्यादा है तो। इसके लिए भी कुछ $300 मिलियन सरकार ने फिक्स किया हुआ है। 300 मिलियन SDR में है, ठीक है। रकम नहीं याद रखनी, कोई बात नहीं, लेकिन अगर 1500 से ज़्यादा होता है तो उसका भुगतान सरकार करेगी, ठीक। दूसरी बात क्या की गई है इसमें, अगर ये ऑपरेटर जो है, जो नाभिकीय रिएक्टर को चला रहा है, संचालन कर रहा है, उसको लगता है कि जो सप्लायर है, किसका? इक्विपमेंट का सप्लायर, जो उसमें इक्विपमेंट क्या बोलते हैं, जो सामान लगा है, आप समझ लीजिए सीधे सीधे, जो सामान लगा है रिएक्टर में, इसमें कोई डिफेक्ट है और वो जानबूझकर सप्लाई किया है, उसने जानबूझकर गलत सामान सप्लाई किया है, डिफेक्टिव सामान सप्लाई किया है, तो अब जिम्मेदारी सप्लायर की भी होगी, सप्लायर की भी जिम्मेदारी होगी और उस पर भी केस चलेगा। सबसे बड़ी दिक्कत है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ जिम्मेदारी ऑपरेटर की मानी गई है, जो संधियाँ हुई हैं। इसमें जिम्मेदारी भारत ने एक्सटेंड कर दिया है किस तक? सप्लायर तक, जो आपूर्ति करता है सामान की। तो ऑपरेटर अगर चाहे तो इससे वसूली कर सकता है, इंश्योरेंस की क्षतिपूर्ति की वसूली कर सकता है। जरूरी नहीं है, अगर ऐसा हुआ है, जानबूझकर उसने किया है, तो वो वसूली कर सकता है। इसको बोला जाता है सप्लायर्स लायबिलिटी। अभी पढ़ रहे थे ऑपरेटर की जिम्मेदारी है सारी, लेकिन अगर कुछ गलत सप्लाई किया है तो इसको बोलते हैं सप्लायर्स लायबिलिटी। ये प्रावधान जो भारत ने इसमें जोड़ा है, वो कहीं से प्रेरित होकर जोड़ा है। प्रेरित क्या हुआ, भारत के साथ एक दुर्घटना घटी। कब? आपको याद होगा, 2-3 दिसंबर 1984, भोपाल गैस ट्रेजडी। उसमें यही प्रॉब्लम थी, सप्लायर ने जो है डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे दिया, और चूंकि ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था तो वो बच गए। इसलिए इसी घटना से प्रेरित होकर हमने सप्लायर की लायबिलिटी भी फिक्स कर दी है नाभिकीय रिएक्टर वाले केस में। यहाँ पर क्या लीक हुआ था? एक गैस लीक हुई थी जिसका नाम था MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट पूछा जाता है, याद रखेंगे। इसी से प्रभावित होकर हमने सप्लायर की लायबिलिटी भी इसमें फिक्स कर दी। और प्रावधान इसमें क्या है, इसमें क्लेम का प्रावधान किया गया है कि आप 10 साल के भीतर आप करेंगे क्लेम। 10 साल बीत गए उसके बाद कोई बात नहीं, 10 साल के भीतर आप क्लेम कर सकते हैं। एक और बात इसमें की गई है, अब जैसे लायबिलिटी की बात हम जो कर रहे हैं, तो किस चीज़ की नुकसान किसको होगा और किस नुकसान की भरपाई ये ऑपरेटर करेगा? तो स्वाभाविक सी बात है, नुकसान होगा, जीवन का नुकसान हुआ, लॉस ऑफ लाइफ। इसको मतलब हुआ कि लोगों की मृत्यु हो गई, या लोग क्या हो गए, अपंग हो गए, या कोई और समस्याग्रस्त हो गई, या लोगों की जो संपत्ति है उसको अगर नुकसान हुआ है तो।
प्रॉपर्टी हो सकती है उसको नुकसान हुआ हो। जब ब्लास्ट होगा तो घर क्या होंगे, तबाह हो जाएंगे पूरा। इसके अलावा अगर पर्यावरण को नुकसान होगा, जो रेडिएशन निकलेगा लैंड को, वाटर को, सबको प्रभावित करेगा, तो पर्यावरणीय जो क्षति होगी, इन सब का नुकसान देना है ऑपरेटर को, जो लिमिट फिक्स की गई है 1500 करोड़ की। अब ये हमने समझे जो प्रोविजंस थे, प्रावधान है। हमें समझना ये है कि सिविल जो एक्ट है, सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, इसका भारत में नाभिकीय ऊर्जा की प्रोग्रेस पर क्या प्रभाव है। तो ये जो 1500 करोड़ रुपए हमने फिक्स किए हैं कि ऑपरेटर देगा, अच्छा भारत में जो आप 22 रिएक्टर चल रहे हैं उसको कौन ऑपरेट कर रहा है? इसको तो ऑपरेट कर रहा है NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। लेकिन हमने जब से ये सिविल न्यूक्लियर डील की है अमेरिका से, भारत में एक लोकेशन है महाराष्ट्र, वहाँ पर जैतापुर, यहाँ पर बात हुई थी फ्रांस वाली कंपनी से न्यूक्लियर पावर रिएक्टर लगाएंगे, जिसकी कैपेसिटी भी काफ़ी हाई है, 9000 के आसपास गीगावाट का है समथिंग। लेकिन ये प्रोग्राम आगे बढ़ नहीं रहा है। कारण क्या है? लायबिलिटी वाला जो इशू है कि कंपनी 1500 अगर नुकसान हुआ तो 1500 करोड़ कंपनी देगी, तो कंपनियां इसी बात पर एग्री नहीं करती हैं। इसीलिए ये प्रोजेक्ट क्या हुआ है, अटका हुआ है, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। एक तो ऑपरेटर की ये समस्या है कि 1500 करोड़ रुपये हम कैसे दे पाएंगे अगर घटना होती है। दूसरा, जो आप पावर प्लांट बनाएंगे उसमें सप्लायर की जो भूमिका है, जो फिक्स कर दी है सरकार ने, उसकी वजह से भी लोग क्या हैं, अब सप्लायर की जिम्मेदारी आएगी तो सप्लायर भी कह रहा है कि हम भाई सामान ही नहीं देंगे, क्यों जिम्मेदारी लेना हमको। अब जब सामान नहीं आएगा तो पावर प्लांट बनेगा कैसे, न्यूक्लियर प्लांट। तो ये यहाँ पर सप्लायर की लायबिलिटी और ऑपरेटर की जो लायबिलिटी वाला क्लॉज है, वो एक बड़ी समस्या है भारत में नाभिकीय ऊर्जा के विकास में। तो यही याद रखना है कि हमारे यहाँ इसीलिए सरकार विचार कर रही है कि इस एक्ट में संशोधन किया जाए। तो 2-3 बातें आपको याद रखनी है इसके बारे में। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का विकास आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भारत को बनना है विकसित भारत। कब तक? 47 तक। और विकसित भारत बनना है तो कैसे बनोगे? पहले तो ऊर्जा होनी चाहिए ना, ऊर्जा सुरक्षा। हमारे पास एनर्जी सिक्योरिटी ही नहीं है, सभी लोगों को ऊर्जा पर्याप्त नहीं मिल रही है, सभी लोगों को नहीं मिल रही है तो उद्योगों को भी नहीं मिल रही है। और विकास के लिए ऊर्जा बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें अपने कानून में संशोधन करना पड़ेगा ताकि विदेशी कंपनियां भारत में आएं और नाभिकीय रिएक्टर लगाएं और भारत का विकास हो, ताकि भारत को ऊर्जा मिलेगी तभी विकास होगा। तो ओवरऑल आपको हमने समझा दिया है। इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।